आप देख रहे हैं डेंजर जोन। और क्योंकि मार्केट्स के अंदर एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है तो हम आपको वो भी शेयर बताते हैं जहां से आप दूर रह सकते हैं। ना केवल वो शेयर जहां पर निवेश के अच्छे मौके हैं, बल्कि वो शेयर जिनसे आप दूर रहकर भी अपने निवेश को एटलीस्ट सेव कर सकते हैं। बातचीत करेंगे तमाम सहयोगियों से, लेकिन सबसे पहले एक बार बैंकिंग स्पेस के ऊपर नजर डालते हैं। एकाएक पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। इंट्राडे चार्ट्स अगर आप देखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया करीब 2.5% अभी टूटा है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2.5% टूटा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करीब 2.5%, IDBI 2%। इन सभी शेयरों में ऊपरी स्तर से तेज बिकवाली आ रही है। आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, PNB, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, ये वो सभी बैंक हैं जहां पे ऊपरी स्तर से तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। आप देख पा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 1.5% नीचे आ चुका है। यूको बैंक जो तेजी थी वो फिजल आउट होते हुए फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर भी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया करीब 1% नीचे अब आते हुए, इलाहाबाद बैंक भी 2.5% नीचे आ चुका है, 80-81 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। PNB लगातार तेजी के बाद करीब 2% नीचे कामकाज करते हुए। तो एकाएक पूरे बैंकिंग स्पेस में जोरदार सेलिंग आते हुए दिखाई पड़ी है। चले अब बातचीत करते हैं साक्षी से। साक्षी हमारे साथ मौजूद है। साक्षी बताइए, कौन से 2 शेयर चुन के लाई हैं जहां पर नेगेटिव न्यूज फ्लोज देखने को मिल रहे हैं आज के लिए? शुक्रिया सुमित। शुरुआत करेंगे आज JP ग्रुप के साथ। बीते हफ्ते में काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर पूरे ही ग्रुप में देखने को मिली थी और अब ये पूरा ही ग्रुप जो है मुनाफा वसूली की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे 4 से 6% तक सभी में गिरावट देखने को मिल रही है। JP एसोसिएट्स हो, जयप्रकाश पावर हो या फिर JP इंफ्रा हो, सभी में 4 से 6% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। JP एसोसिएट्स में ह्यूज ब्लॉक डील्स हुई जिसके बाद भी आज यहाँ पर 5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ह्यूज डेट है, प्लेजिंग कंसर्न्स है पूरे ही ग्रुप में और ये सभी रिफ्लेक्ट करते हुए पूरे ही ग्रुप के शेयर्स पर देखने को मिल रही हैं। साथ ही हम आज बात करेंगे GMR इंफ्रा के बारे में। यहाँ पर केयर रेटिंग्स एजेंसी ने GMR बरोरा एनर्जी, जो कि GMR इंफ्रा की सब्सिडरी है, उसकी NCD की जो रेटिंग है उसे घटाया है और NCD की रेटिंग को D कर दिया है। इसका मतलब है डिफॉल्ट रेटिंग कर दी है। इससे पहले भी 4 जुलाई को ICRA रेटिंग एजेंसी ने भी यहाँ पर BB+ से घटाकर रेटिंग D कर दी थी और अब सेकेंड रेटिंग एजेंसी ने भी यहाँ पर डिफॉल्ट रेटिंग दी है, जिसका रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस पर देखने को मिल रहा है। अभी भी 3.5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट GMR इंफ्रा के कोई चार्ट्स पे भी नजर डाली है। एकाएक बिकवाली अभी गहराई है शेयर में। करीब 3-3.5% की जो गिरावट, इसमें 3% पिछले आधे घंटे के अंदर ही आते हुए दिखाई पड़ी है। सडन फॉल और डे लो पर अब GMR इंफ्रा आ चुका है। 13-13.5 रुपये का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोकेश, GMR इंफ्रा पे और दूसरा JP ग्रुप में आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि JP दोनों ही कंपनी में एक चीज़ कॉमन है, दोनों पे हाई डेट है। आपकी राय क्या है इन दोनों ही कंपनियों पे, फिर ग्रुप्स पे? देखिए सुमित जी, अगर हम JP एसोसिएट्स की बात करें या GMR इंफ्रा की, दोनों डेट लेडन कंपनीज और कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टर्स की जो पैसा है उसमें उनको अच्छी रिटर्न्स नहीं मिली, रादर दे गॉट ट्रैप्ड। इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ JP एसोसिएट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इट्स नॉट अ गुड स्टॉक टू बी इन। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी उछाल मिलता है, सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं एंड ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक ऑन राइज। इट्स नॉट अ प्लेस टू बी स्टे इन्वेस्टेड। और दूसरी बात करते हैं अगर GMR इंफ्रा की। GMR इंफ्रा में भी देखा जाए तो बेरिश फॉर्मेशन दिख रही है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि बेरिश किकर फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, जहाँ पे स्टॉक में एक सर्टन सेल ऑफ देखा जा सकता है। एंड इन द कमिंग टाइम्स यू माइट सी द स्टॉक इज टेस्टिंग द लेवल्स अराउंड 11 रुपये 80 पैसे एंड 12 रुपये। तो यहाँ पे भी अवॉइड करने की सलाह है। अगर किसी को इंफ्रा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही है तो श्री इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कंपनी एक टर्न अराउंड की तरफ फोकस कर रही है। श्योर, बट साक्षी, आपके दूसरे 2 स्टॉक्स कौन से हैं? इनफैक्ट आपने JP एसोसिएट्स और GMR इंफ्रा के बारे में बताया। व्हाट आर द अदर 2 स्टॉक्स? शुक्रिया मनोज। जो अगला नाम है वो है स्टोर वन का। यहाँ पर 3 दिनों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 3 दिनों में शेयर जो था 11% तक चढ़ते हुए नजर आया और आज यहाँ पर 7% तक की वीकनेस शेयर पर देखने को मिल रही है। अगले जो 2 नाम है यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग ही हावी होते हुए नजर आ रही है। अगला नाम होगा टेक्समो पाइप्स का। 5 दिनों से यहाँ पर शेयर में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। 5 दिनों में शेयर 13% तक गिर चुका है और आज भी ये जो गिरावट है कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। करीब 4.25% तक की वीकनेस आज भी इस शेयर पर देखने को मिल रही है। आखिर में मैं नाम लूंगी JMT ऑटो का। एमटेक ग्रुप की कंपनी है और ह्यूज डेट कंसर्न्स इस पूरे ग्रुप में देखने को मिल रही हैं और कल की जोरदार तेजी के बाद यहां पर आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 15% तक यहां पर उछाल JMT ऑटो का शेयर कल के सेक्टर में दिखाता हुआ नजर आया और आज यहां पर 5% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। श्योर साक्षी, बट हमारे साथ आशीष कुकरेजा भी जुड़ गए हैं अभी। आशीष, वेलकम टू द शो। और यहाँ पे लेकर जैसे साक्षी ने हाईलाइट किया टेक्समैको एंड सेकंड स्टॉक वाज JMT ऑटो। टेक्समैको हैज फॉलन यहाँ पे 13% और लगातार फॉल। JMT ऑटो, ये दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है? देखिए, टेक्समैको तो मैं बहुत अग्रेसिवली ट्रैक नहीं करता हूँ, तो आई वुड नॉट बी एबल टू गिव ओपिनियन, बट JMT ऑटो डेफिनेटली जिस तरीके से पूरा खबरों का जोर चल रहा है इस स्टॉक के लिए, रादर आई वुड से कि काफ़ी वॉलेटिलिटी
रह सकती है आगे। यू नो इट्स लाइक कुछ भी हो सकता है इन एज मेनी वर्ड्स। सो आई वुड से कि पहला मौका मिलते ही ये स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए, बिकॉज इन एनी केस इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस समय बॉयंसी नहीं दिख रही है। प्लस ऑब्वियसली यहाँ पे कंसर्न्स तो इस स्टॉक और इसकी पेरेंट कंपनी के साथ बने ही हुए हैं। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है जेएमटी ऑटो या फिर उन ग्रुप्स की, रादर जेएमटी ऑटो साथ भी ये चीज़ कॉमन है कि इस ग्रुप पर भी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है। आशीष, अगले जो सेगमेंट है उस पर भी हम जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बैंकिंग स्पेस पे आपकी राय चाहेंगे। बैंकिंग में एकाएक सेल ऑफ आया है, क्या ये मान सकते हैं कि बैंक्स में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिली थी, स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग अब का टाइम आ रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा रनअप पीएनबी को देखिए 72 रुपये से 124 रुपये आ चुका है। विजया बैंक करीब 21 रुपये चलता हुआ अब 40-42 रुपये आ चुका है। यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा रादर अब 130 रुपये चलता हुआ शेयर आ चुका है। तो जिस तरह के मोमेंटम इसमें आया है, आपको लगता है प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आ रहा है? देखिए डेफिनेटली इस समय एक बारी एक रियलिटी चेक तो इन प्राइजेस में आएगा ही, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन भी ध्यान में आएगा और हम सबको पता है कि इतनी जल्दी इतना कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा कि आप ये समझ लीजिए कि यू नो ख़राब दौर ख़त्म हो गया है। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब गवर्नर साहब की सिलेक्शन है और सामने बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड जो कुछ इनिशिएटिव्स है वो सरकार ने उनके बारे में कुछ एक्शन लेना स्टार्ट किया है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आने वाले टाइम में पीएसयू स्पेस को थोड़ा पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो मैं आपकी बात से अग्री करूँगा कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग तो इस समय है, बट मैं बहुत बड़ा क्रैक भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। At certain level, stocks like SBI and ICICI Bank, I would go for formidable names. Would become good attractive buys. But yes, अभी थोड़े दिन तक profit taking रहेगा। श्योर, बट यहाँ से चलते हैं अंचल के पास, और अंचल हमेशा हाईलाइट करते हैं ऐसी कंपनी अंचल हाईलाइट करते हैं जहाँ पे जो अर्निंग्स को लेकर एक लार्जर कंसर्न्स थे और यहाँ पे लेके रह सकते हैं। अंचल, आज कौन सी कंपनी आप हाईलाइट कर रहे हैं? शुक्रिया मनोज। आज की जो कंपनी हुई नेलकास्ट की हुई, देखिए 3 तिमाही से अगर आप इसके नंबर्स देखें तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी हाथ आई है। कंपनी के लगातार 3 तिमाहियों से जो ऑपरेटिंग फ्रंट पे नंबर्स हैं वो वीक होते जा रहे हैं। सो मच Q4 में कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा 25% गिर गया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। कंपनी की जो आय है वो भी करीब 18 से 20% गिर चुकी है पिछली 3 तिमाहियों में, और लगातार नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हैं अगर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे अगर तीनों तिमाहियों का कंसाइज आप नंबर्स कंपेयर करें तो करीब 2% नेट प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो चुके हैं कंपनी के। तो आप ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी डिसअपॉइंट कर रही है। बॉटम लाइन कंपनी की प्रेशर में है लगातार। अभी घाटा नहीं हुआ है, घाटा अभी कंपनी मुनाफे में ही है, लेकिन जिस तरह से नंबर्स चल रहे हैं अगर ट्रेजेक्ट्री जारी रही, कंपनी का खर्च बहुत ज़्यादा है, उसे कर्टेल नहीं कर पा रही है। डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी ईज आउट हुई है, लेकिन वो इसलिए नहीं हुई है मनोज की कंपनी ने कोई मेजर डेट पे ऑफ किया है। तो कहीं ना कहीं इन सभी वजहों से कंपनी के नंबर्स लगातार हैम्पर होते जा रहे हैं। और शेयर परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात रही तो एज सच निवेशकों को कोई अट्रैक्टिव रिटर्न भी नहीं दिया है। 6 महीने में शेयर करीब 15% गिर चुका है। तो कहीं ना कहीं वीक सेट ऑफ नंबर्स, एक वीक रिटर्न इन्वेस्टर्स को। नेलकास्ट एक शेयर है जिसने लगातार डिसअपॉइंट किया है। तो नेलकास्ट करीब 3% नीचे है, 67-55 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। 2 रुपये की गिरावट देखी जा रही है और ख़राब नंबर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसका इम्पैक्ट भी है शेयर डेलो पर कामकाज कर रहा है। आशीष, अगर आप ट्रैक करते हैं नेलकास्ट, किस तरह के जो नंबर्स ख़राब आए हैं उसके बाद आप कुछ कहना चाहेंगे, या फिर इस स्पेस की जो कंपनीज़ हैं, क्योंकि कंपनी ऑटो इंसलरी में भी है, फोर्जिंग्स में है, डिफेंस में भी है, इस स्पेस में कोई और कंपनी जो आपको लगता है कि इससे बेटर रह सकती है, उसमें निवेश कर सकते हैं? I'm afraid I don't track this counter. Would not be able to comment. जी, लोकेश, नेलकास्ट के चार्ट्स। देखिए जो मुझे इफ आई लुक एट द लॉन्ग टर्म चार्ट्स ऑफ नेलकास्ट, यहाँ पे डेलिब्रेशन स्टॉक फॉर्मेशन दिख रहा है जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि जैसे इसमें एक अच्छा टॉप बनता है वहाँ से सेल ऑफ देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस दी जाएगी, काइंडली अवॉइड द स्टॉक एंड डोंट गेट इनटू एनी फ्रेश पोजीशंस इन नेलकास्ट राइट नाउ। चलिए, तो नेलकास्ट को लेकर भी राय दी जा चुकी है, करीब 3% नीचे ये कामकाज कर रहा है। तो बिकवाली या फिर आप अवॉइड कर सकते हैं जैसे कि नंबर्स हैं उनके हिसाब से। हमने आपको कई सारे ऐसे शेयर बताए हैं जहां पर या तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज हैं या फिर ख़राब नंबर्स की उम्मीद है। एक एक करके सारे शेयरों को रिविजिट कर लेते हैं। जेपी एसोसिएट, जेएमआर इंफ्रा, इन दोनों में नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज उसका इम्पैक्ट है, करीब 2.5% नीचे जेएमआर, और जेपी ग्रुप भी करीब जेपी एसोसिएट करीब 5 से 6% नीचे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा स्टोर वन रिटेल, टेक्समो पाइप्स और जेएमटी ऑटो, ये कुछ और ऐसे शेयर हैं जहां पर तेज़ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है या फिर कुछ प्रेशर है। लेकिन अब एक ख़राब नतीजों के आधार पर एक भी शेयर आपको बताया गया, वो है नेलकास्ट, करीब 3.5% के आसपास की गिरावट में आज से 17 में है। नंबर्स ख़राब है, अगर कोई भी नंबर से इंप्रूवमेंट होता है गोइंग फॉरवर्ड तो इसका आधार कुछ और हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए से कह सकते हैं ये खराब नंबर ज़रूर आते हुए दिखाई पड़े हैं।
चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं संदीप से और जान लेते हैं एक ऐसा शेयर जहां पर मूव तो बहुत स्ट्रांग आया है, एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, एक शानदार रिटर्न भी आया है, लेकिन फंडामेंटल नहीं है। बताइए संदीप, कौन शेयर चुन के लाए आज? शुक्रिया सुमित। आज के लिए जो शेयर चुना गया है वो है विजय टेक्सटाइल का। ये कंपनी अगर आप देखें कमोडिटी ट्रेडिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है और पेनी शेयर कैटेगरी का शेयर आप उसे तब कह सकते थे जब ये 1 साल पहले अगर आप इसे देखें 5-5.5 रुपये के आसपास की प्राइसिंग थी, लेकिन अब अगर आप देखिए 1 साल में करीब 7 गुना के आसपास का मूव इस काउंटर में देखने को मिला है। 5.5 रुपये के आसपास की जो प्राइसिंग थी वो अब बढ़कर देखिए करीब 35 रुपये के आसपास पहुंच गई है, यानी कि करीब 7 गुना के आसपास का मूव लो लेवल से पिछले 1 साल में इस काउंटर में देखने को मिला है। लेकिन जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी का जो रनअप देखने को मिला है शेयर प्राइस में उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर अगर आप देखें करीब 60% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, जो कि साइजेबल मानी जाती है, लेकिन अगर आप देखें जो प्लेज शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस 60% की हिस्सेदारी जो है प्रोमोटर्स की उसमें से 98.4% के आसपास की हिस्सेदारी है वो गिरवी है। वैसे भी अगर आप देखिए इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कुल मार्केट कैप है उसके मुकाबले कर्ज अगर आप देखें करीब 5 गुना के आसपास आपको नजर आएगा। Q4 में अगर आप देखिए जो ब्याज लागत है, चूंकि इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है, करीब 15% के आसपास की ब्याज लागत इस कंपनी ने वियर करी थी। और 2011 के बाद अगर आप देखिए अपने निवेशकों के लिए इस कंपनी ने कोई भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया, यानी कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें Q4 में इस कंपनी ने प्रॉफिट जरूर क्लॉक किया था, लेकिन एक टैक्स राइट बैक हुआ था जिसकी वजह से ये कंपनी मुनाफे में आई थी। तो उस लिहाज से देखा जाए रनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, लेकिन जो फाइनेंशियल्स है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। डेट काफ़ी हाई है, 2011 से इस कंपनी ने कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है। और Q4 में जो नंबर्स में एक पॉसिबिलिटी आई थी वो केवल टैक्स राइट बैक के चलते देखने को मिली थी। चलिए, तो सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी मनोज कंटिन्यू। या ऑल राइट, ओके, बट लोकेश जैसे संदीप बता रहे थे यहाँ पे कि लार्जली एक हाई डेट कंपनी है और यहाँ पे लेकर जो उनका जो कर्ज है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ द मार्केट कैप। द कंपनी हैज एवरीथिंग एक्सेप्ट फंडामेंटल्स। बट आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कितना इजी होगा इसको अवॉइड एक रिकमेंडेशन देना आपके लिए? देखिए मनोज जी, किसी भी रिकमेंडेशन के 2 बेस होते हैं, एक फंडामेंटल्स, गुड टेक्निकल चार्ट्स। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ गुड टेक्निकल चार्ट्स ही दिखाई दे रहे हैं और फंडामेंटल्स कंपनी के है ही नहीं, तो इट कुड बी अ डिजास्टर फॉर द इन्वेस्टर्स। और यहाँ पे हमारी एडवाइस यही रहती है कि इस तरह के स्टॉक्स में निवेश ना किया जाए, क्योंकि ये वेल्थ डिस्ट्रॉय रहते हैं। आई वुड एडवाइज द इन्वेस्टर्स नॉट टू गेट इनटू दिस स्टॉक, और अगर किसी ने बाय किया हुआ तो उसमें से निकलने की जल्दी करें वो। जी आशीष, बहुत सारे ऐसे शेयर मिलते हैं बाजार में जहाँ पर रिटर्न तो ज़ोरदार आता है, लेकिन जब फंडामेंटल खंगाले जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता उनके अंदर। और निवेशक आमतौर पे ऐसे शेयरों को पसंद भी करते हैं, क्योंकि ऐसे शेयरों में मल्टी बैगर रिटर्न होता है। कई बार उनको ऐसे शेयर मिलते हैं थ्रू SMS, थ्रू रिकमेंडेशन, कि जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न आएगा, जबकि फंडामेंटल होते नहीं। आप क्या राय रखते हैं इस तरह के शेयरों पर? डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आप जब तक आप एक किसी शेयर की DNA को ना समझें, इन एज मेनी वर्ड्स, आप उसमें 1 रुपया भी नहीं लगाना चाहिए आपको। और किसी के भी कहने पे, चाहे कोई भी हो वो, चाहे वो टीवी पे बैठे हुए कोई एनालिस्ट हो या आपके दोस्त हो या कोई भी हो, आपको अवॉइड करना चाहिए। हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में इतना स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसे कंटेंडर्स हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं, आपको बेकार शेयरों को अगर आप छोड़ें तो उसके बाद बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर वो भी मल्टी बैगर हैं और मल्टी बैगर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। जहाँ फंडामेंटल नहीं है वहाँ तो स्ट्रिक्ट नो है। श्योर, अगले हमारे व्हाट्सएप के थ्रू जो कॉलर्स ने हमें मैसेज दिया हुआ है, मिस्टर मंजीत ने हमें मैसेज किया हुआ है दिल्ली से। आशीष, उनका सवाल है जेपी एसोसिएट्स पर। व्हाट्स योर रिकमेंडेशन ऑन जेपी एसोसिएट्स? हाई ड्रामा के बाद में हमने एक डील गो थ्रू होती हुई देखी है और यहाँ पे लेके जो डेट रिडक्शन जो प्रोसेस है उसको लेकर एक काफी रनअप भी ऑलरेडी देखने मिला है जेपी एसोसिएट्स में। ऑल्दो द स्टॉक इज डाउन टुडे, बट आपको क्या लगता है कि जेपी एसोसिएट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, एक असमंजस बना हुआ है। एक दो तरह के व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एक जो 85-90% लोग हैं वो यही बोलेंगे किसी भी शो पे या टीवी पे आके कि ये स्टॉक को अवॉइड कीजिए, ख़राब है, बेकार है। अब आई एम नॉट ऑफ दैट ओपिनियन, एंड द रीज़न आई एम सेइंग दिस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को आज बाय कीजिए और ये कोई शाउटिंग बाय है मेरे लिए, बट आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर लास्ट फ्यू वीक्स नाउ। जो ये डील थ्रू हुई है और जिस तरीके से इस कॉर्पोरेट ने ये इनिशिएटिव लिए हैं कि पैसा मारना नहीं है, बैंक्स को पैसा देना है, एज ए एनालिस्ट आई वुड ऑलवेज कंसिडर दिस एज अ पॉजिटिव पॉइंट विच विल मेक मी ऑलवेज रीड अबाउट दिस स्टॉक मोर। तो मैं समझना चाहूँगा कि आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं। अब अच्छी एसेट्स तो चली गई हैं, जो बचा है उसके साथ क्या होगा। रियल एस्टेट में रीट्स आने वाले हैं, तो बहुत कुछ इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले कुछ समय में।
I'm not giving a buy recommendation now, but I'm also not of that club which says कि JP Associate is a gone case. I would keep on अभी buy करने की सलाह नहीं दूंगा. चलिए, तो आपको जेपी को लेकर खरीदारी की राय नहीं दी है आशीष ने, एक वॉच लिस्ट में रखने के लिए कहा है, जिससे कि फंडामेंटल में बदलाव हो रहा है, सूरत बदल रही है, कंपनी धीरे धीरे अपने कर्ज को भुगतान कर रही है, उसके आधार पर ही आप इसे देखें। लेकिन हाँ, ना सेल है ना बाय राय आपको दी जा रही है जेपी को लेकर। एक कविता का सवाल और आया है, जयपुर से है, जीटीएल इंफ्रा को लेकर करीब 5,000 शेयर हैं और 5.5 रुपये के भाव पे खरीदारी है। लोकेश, जीटीएल लिमिटेड के बारे में जो याददाश्त है वो तो करीब 3200 रुपये के आसपास का हाई होता था और वहाँ से टूटता हुआ शेयर 5-6 रुपये तक भी उसने दिखाए हैं और अब शायद 3 से 4 रुपये के आसपास आ चुका है। जीटीएल इंफ्रा भी उसी तरह की तर्ज पे ही चला था। आप क्या कहना चाहेंगे इस शेयर को? देखिए, if I look at the charts, there's nothing much to talk about. This stock has been giving up all the gains that investors have made in the past. और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक तरह का बेरिश फॉर्मेशन है स्टॉक में। यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह, अगर आपके पास थोड़े स्टॉक्स हैं तो सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं एंड ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक। श्योर, एग्जैक्ट जीटीएल इंफ्रा से लोकेश की राय। मिस्टर निखिल का फरीदाबाद से मैसेज आया है। इनफैक्ट आशीष, उनको जानना है श्रेणुज एंड कंपनी के ऊपर। इफ यू ट्रैक श्रेणुज, आपको क्या लगता है कि फंडामेंटली श्रेणुज का परफॉर्मेंस कैसा है और यहाँ से लेके कौन कौन से लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं? I'm afraid that's another counter I don't track. जी, ओके लोकेश, 10,000 और शेयर जैसे उन्होंने डिटेल्स दिए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं, 13.50 की उनकी खरीदारी है, आपकी क्या रिकमेंडेशन है श्रेणुज पर? आई थिंक इट्स अ बिग अवॉइड फॉर द इन्वेस्टर। यहाँ पे सेल ऑन राइज की नीति अपनाएं। इफ द स्टॉक कम्स अप टू द लेवल्स अराउंड क्लोज टू 8 and 9 रुपीज़, वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। जी, तो आपको राय दी गई है कि आप यहाँ से निकल सकते हैं। वैसे भी श्रेणुज में आपने खरीदारी 13 रुपये के आसपास की थी, 10,000 शेयर हैं, आपकी ऑलमोस्ट पूरी वैल्यू जो है वो एरोड हो चुकी है, सिर्फ 3 रुपये के आसपास की वैल्यू आ रही है। इस कंपनी गिरने की वजह सबसे अहम यही है कि 3500 करोड़ रुपये का कंपनी में कर्ज है, जो कि पिछले 5 सालों में 1500 करोड़ से बढ़ के दोगुना हो चुका है। तो जिस तरह कंपनी की डेट बढ़ी, वैसे वैसे कंपनी का शेयर प्राइस भी गिरा और अब लो और रादर अपने नए साल के निचले स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों के सवालों को जवाब कर, और साथ साथ लोकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए।